Alright, let's formally begin with the class today. आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री के 510 के सवालात करेंगे, खासकर वो सवालात जिसमें बच्चों को मसले मसाइल आए, बच्चों ने टॉपिकल सवालात ट्राई किए, जो मसले उसको शेयर करेंगे। उससे पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का। तो एक बात लिख लें अपने पास नोट्स में ही, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस is always the perpendicular distance. Shortest possible distance is always the perpendicular distance. मतलब let's suppose example देता हूं। example, एक लाइन हमने बनाई और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। let's suppose ये हॉरिजॉन्टल लाइन है BC। this is BC, right? B to C। अच्छा, अब हम पॉइंट A से BC पाथ की तरफ जाना चाहते हैं। A से हम BC की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे पास कितने रास्ते हैं? A से B चला जाऊं, ये जो B और C के दरमियान ये वाला पॉइंट है, यहां आ जाऊं, यहां आ जाऊं, यहां आ जाऊं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसे मूव करें कि हमारी डिस्टेंस कम से कम हो, कम से कम चलना पड़े। समझ ले मिस्टर ए चलकर आना चाहते हैं BC पाथ तक, उनकी टांगों में दर्द है, उनको कम से कम चलना है। तो हमने कहा भाई परपेंडिकुलर चल लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो ये जो A to X होगा, जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट। थोड़ा आगे पीछे डिस्ट्रैक्शन है, शोर की आवाज आ रही है, ठोकम ठोकी की, शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन आ रही हो। कुछ कर नहीं सकता मैं इसका, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप बर्दाश्त कर लें। होपफुली इंशाल्लाह थोड़ी देर में शायद सही हो जाएगा, मुझे खुद भी काफी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, तो A to BC अगर मैं आ रहा हूं तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बात को हमें याद रखना है। अच्छा चलिए, ये कॉन्सेप्ट हमने एक सीख लिया, आगे कहीं काम आएगा तो देख लेंगे। तो उसके बाद हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में बच्चों को कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। अच्छा मैं समझ गया, 1 के पार्ट बी में मसला बताया गया है। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि 1 का पार्ट बी जो है वो पार्ट लोसाई का है, और अभी हमने लोकस पढ़ा नहीं है। लोकस यूनिट 7D में है, क्योंकि काफी टॉपिक्स में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इन्वॉल्व हो रहा था, तो मैंने कहा पहले ट्रिग्नोमेट्री करवा देता हूं, लोकस हम एंड में कवर करेंगे। लिहाजा लोकस इज यूनिट 7D, तो येट टू बी कवर्ड है। उसके बाद एज सच कोई इतना बड़ा इशू इसमें नहीं रहेगा। तो एज फॉर नाउ जस्ट लीव दैट पॉइंट, 1B छोड़ दें और बाकी क्वेश्चंस की तरफ आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद मुझे जो मसला बताया गया वो बताया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 का पार्ट सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी करने के लिए हम पूरा सवाल देख लेते हैं। द डायग्राम शोज 4 टाउन्स A, B, C and D। क्वेश्चन 3, अच्छा क्वेश्चन 3 भी था, वेट, क्वेश्चन 3 रह गया शायद मुझसे, सही है मैं लिखना भूल गया। लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते, क्वेश्चन 3 देखते हैं। 2 ships Alpha and Beta left a port O at noon। हम सबको पता होना चाहिए कि नून मींस दोपहर के 12 बज रहे, PM शुरू हो गया, 12:00 PM। चले बेटा रिज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ships Alpha and Beta left a port O at noon, और नून का मतलब क्या होता है? दोपहर के 12 बजे। Alpha sailed at 12 km per hour on a bearing of 054 degree। तो हम देख सकते हैं
कि बेयरिंग का मतलब होता है ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ, इट इज रिटन एज अ 3 डिजिट नंबर एंड इट इज मेजर्ड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने 54 डिग्री के एंगल पे 54 डिग्री का एंगल मेजर किया और उस डायरेक्शन में हमने अल्फा को चला दिया। तो अब देख सकते हैं अल्फा जो है मूव हो रहा है। एट 4 PM अल्फा वाज एट ए, 4 बजे। तो आप नोट करें जरा कितने घंटे हो गए। नून 12 PM को कहते हैं और 4 बजे जो है अल्फा ए पॉइंट पे आ चुका था। अल्फा वाज एट पॉइंट ए एंड बीटा वाज एट पॉइंट बी। अच्छा, बीटा जो है वो सेल्ड एट 16 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी दी हुई है। अल्फा की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, बेयरिंग 054, बीटा की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, बेयरिंग 130 डिग्री। तो देखें यहां से हमने फ्रॉम द नॉर्थ 130 डिग्री मेजर किया और बीटा इस डायरेक्शन में चला गया और बीटा वाज एट बी। At 4 PM alpha was at A and beta was at B. Calculate the distance AB. Now what is to be found? We have to find the distance AB. But to find the distance AB, we have to consider the triangle OAB. हमें consider करना पड़ेगा triangle OAB. And we can see that triangle OAB is a non-right angle triangle. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉन राइट एंगल ट्रायंगल का क्या डाटा मेरे पास मौजूद है। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम द वर्टिकल ये 54 है, यहां से यहां तक 54 है और यहां से यहां तक 130 है। तो क्या मैं अंदर वाला एंगल निकाल सकता हूं ट्रायंगल के अंदर वाला? हाउ मच वुड दैट एंगल बी? हम करेंगे 130 माइनस 54, दिस एंगल वुड बी 76 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 76 डिग्री। अच्छा, उसके अलावा क्या डाटा है? इफ आई हैव टू फाइंड ए बी, I will need 2 more measurements out of which one must be a length. तो क्या निकल सकता है? तो अगर आप देखें ना, तो यहां से यहां तक अल्फा ने सफर किया, अल्फा, और अल्फा ने कितने घंटे तक सफर किया? 4 घंटे तक, क्योंकि ये लोग 12 बजे निकले थे। 4 घंटे तक सफर किया और स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अल्फा की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर इंटू 4 आवर्स, ये हो गया 48 किलोमीटर। इफ आई टॉक अबाउट बीटा, तो उसकी स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे सफर किया? 4 आवर्स। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 64 किलोमीटर। तो अब अगर हम नोट करें तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास साइड एंगल, साइड वाली मेजरमेंट्स हैं, जिससे ये वाजे होता है कि कोसाइन रूल का इस्तेमाल होगा। और मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि अगर एक रेशो मुकम्मल हो रहा हो तो साइन रूल, और अगर एक रेशो, एक पेयर मुकम्मल नहीं हो रहा तो कोसाइन रूल। यहाँ देखें, अगर 48 किलोमीटर है उसके सामने एंगल नहीं है, 64 किलोमीटर है उसके सामने एंगल नहीं है, और 76 डिग्री जो एंगल है उसके सामने साइड नहीं है। तो रेशो मुकम्मल नहीं हो रहा, लिहाजा यहाँ पर कोसाइन रूल लगेगा। और कोसाइन रूल में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 48 इंटू 64 इंटू कॉस ऑफ 76 डिग्री। इससे हमारे पास ए बी का आंसर यकीनन आ जाएगा। तो यकीनन इसके बाद तो कोई इशू किसी को नहीं होगा। तो पहले ए बी स्क्वायर निकाल लेना, फिर ए बी निकालने के लिए जो भी आंसर आया उस पर रूट लगा देना, एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये बआसानी कैलकुलेटर से आ जाएगा। तो मैं, हो सकता है आगे किसी पार्ट में इसका इस्तेमाल हो तो मैं निकाल ही लेता हूँ फाइनल आंसर। $70.097, 70.097, जो कि राउंड ऑफ होके हो जाएगा
ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन है। कहीं कहीं आपने शायद किताबों में लिखा हुआ देखा हो कि व्हेन वी राउंडेड ऑफ तो हम ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन डालते हैं। दिस इज 70.1 किलोमीटर, 3 significant figures. Non-exact answers should be rounded correct to 3 significant figures unless otherwise stated. कुछ और लिखा है तो उसको फॉलो करें, कुछ नहीं लिखा तो जनरल रिक्वायरमेंट्स ये हैं। ये हो गया पार्ट ए। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। When beta had traveled a total distance of 100 kilometer, it stopped at C. जब बीटा ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली तो इट स्टॉप्ड एट सी, मतलब वही 130 की बेरिंग पे बीटा चल रहा था और पॉइंट सी तक पहुंच गया। कैलकुलेट द टाइम व्हेन बीटा रीच्ड सी। तो बी का पार्ट 1 इज क्वाइट सिंपल। We have to find the time and we have the distance as well as speed. So we know that time is equals to distance upon speed. So we have to find the time. The time when beta reached C. कितने घंटे हुए नहीं पूछा, उस वक्त कितने बज रहे थे। The time for which beta was traveling, या the time for which beta traveled to reach at C. फॉर लिखा होता तो फॉर का मतलब होता ड्यूरेशन, लेकिन यहां पर ड्यूरेशन नहीं मांगी, एक्चुअल टाइम मांगा है जब बीटा सी पे पहुंचा। तो हमने कहा टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमारी है 100 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास है 16 किलोमीटर पर आवर। तो 100 डिवाइड बाई 16 जरा करें तो 25 अपॉन 4 6.25 आवर्स आ रहा है, 6.25 आवर्स। और 6.25 में याद रखें 6 आवर्स तो पूरे हो गए, जो 0.25 आवर्स है उसको मिनट्स में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 मिनट्स। 6 आवर्स 15 मिनट्स। कुछ बच्चे 6 आवर्स 15 मिनट्स दे देंगे और काम खत्म, 6.25 आवर्स दे देंगे और रुक जाएंगे, गलत। द टाइम व्हेन बीटा रीच सी, उस वक्त क्या वक्त हो रहा था जब बीटा सी पे पहुंचा। तो हम कहेंगे 12 बजे बीटा निकला था, शिप बीटा निकली थी 12 बजे, 6 घंटे 15 मिनट हो गए। तो या तो 24 आवर क्लॉक में टाइम दें या आप 12 आवर क्लॉक में टाइम दें। अगर 12 आवर क्लॉक में टाइम देते हैं तो आप बोलेंगे इट वुड बी 6:15 PM, और अगर 24 आवर क्लॉक में देते हैं तो आप कहेंगे 18:15। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं, आप 24 आवर क्लॉक में भी दे सकते हैं और आप जो है वो 24 आवर क्लॉक में भी दे सकते हैं और 12 आवर क्लॉक में भी दे सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। टाइम भारत 6 घंटे और 15 मिनट जो है वो लगे। ये हमारा बी का पार्ट 1 हो गया। फिर पार्ट 2, अल्फा कंटिन्यूड ऑन इट्स कोर्स अंटिल इट रीच्ड द पॉइंट डी ड्यू नॉर्थ ऑफ सी। अब देखिएगा क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में अल्फा चल रहा था, जो ऊपर भी डिफाइंड था, उसी डायरेक्शन में अल्फा चलता रहा। तो अल्फा चलते चलते पॉइंट डी पे पहुंचा जो डायरेक्टली ड्यू नॉर्थ ऑफ सी है। मीन सी डी इज अ वर्टिकल लाइन। व्हाट इज सी डी? सी डी इज अ वर्टिकल लाइन, क्योंकि जब ये कहे ना ड्यू नॉर्थ या ड्यू साउथ या ड्यू ईस्ट वेस्ट की जब बात करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्यू नॉर्थ या ड्यू साउथ की बात करेगा तो वर्टिकल लाइन। सर हमें क्या फायदा है वर्टिकल लाइन से? बेटा वर्टिकल लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, लिहाजा ऑल्टरनेट एंगल्स लग जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाते हैं। तो देखें ये नॉर्थ एक वर्टिकल लाइन है, ये वाली एक वर्टिकल लाइन थी और ये भी एक वर्टिकल लाइन है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि ट्राइंगल का कुछ एंगल निकल गया। अच्छा अब जरा ये ट्राइंगल देखें, ये 54 है, ये वाला एंगल तो पहले ही निकाल चुका था मैं, 76। अब ये वाला एंगल भी निकल गया। कैसे निकला भाई? ये और ये पैरेलल थे। सर ये कैसे पता चला कि सी डी वर्टिकल लाइन है? क्योंकि बच्चों उसने मुझे बताया है कि डी सी के नॉर्थ पे है। तो नॉर्थ का मतलब बिल्कुल ऊपर, दोनों लाइन वर्टिकल है
ये टिप है बेसिकली कि नॉर्थ की जब बात उसने की तो हम समझ गए ये वर्टिकल लाइन है। हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते वर्टिकल, हमें कोई ऐसा डाटा चाहिए होता है। हम बच्चे कहते हैं सर हमें लग रहा है कि ये वर्टिकल है। भाई लगना वगना कुछ नहीं होता, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अक्सर ये कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, लिहाजा हम यही बात करते हैं कि बाज़ औक़ात जो चीज नजर आ रही होती है वो दरअसल नहीं होती, और जो दरअसल होती है वो नजर नहीं आ रही होती। तो दो वर्टिकल लाइंस हैं, ऑल्टर्ड एंगल्स फॉर्म होंगे, लिहाजा ये वाला एंगल होगा 54। अच्छा जब दो एंगल्स पता चल जाएं तो भाई तीसरा भी निकल सकता है। 180 माइनस 76 माइनस 54 कितना हो गया? 50 डिग्री का हो गया एंगल। नाउ वी हैव थ्री एंगल्स गिवन, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस OD। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस OD। So which rule will be used? This is a non-right angle triangle and non-right angle triangle के तमाम काम दो टूल से होते हैं। एक टूल का नाम साइन रूल, दूसरे का नाम कोसाइन रूल। यहाँ कौन सा रूल लगेगा? वेरी गुड, यहाँ वी विल बी यूजिंग साइन रूल। क्यों भाई? क्योंकि एक रेशो मुकम्मल हो रहा है। तो पार्ट 2 के लिए वी विल बी यूजिंग साइन रूल। मैं यहाँ लगा देता हूँ साइन रूल। तो साइन रूल कैसे लगेगा? OD जो चाहिए हो वो न्यूमरेटर में रखा जाए, ये सजेशन है, जरूरी नहीं है। तो OD अपॉन साइन 50 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन साइन 54। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास आंसर आ जाएगा OD का। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना मत भूलिएगा। ये हमारा पार्ट 2 हो गया। सवाल को नीचे की तरफ ले जा रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। तो बी के पार्ट 1 में कोसाइन रूल, बी के पार्ट 2 में साइन रूल। नहीं, बी के पार्ट 1 में तो टाइम पूछा था, पार्ट ए में कोसाइन रूल लगा था और पार्ट बी 2 में साइन रूल लग गया। तो एक सवाल में देखें आप, नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में दोनों रूल्स लगते हैं। तो 3 से 4 नंबर साइन रूल के होते हैं, 3 से 4 नंबर कोसाइन रूल के होते हैं। समझ लें 6-7 नंबर तो आपको हर साल साइन रूल कोसाइन रूल के ही आते हैं। अच्छा जी, अब पार्ट सी पे आ जाए। एन आइलैंड आर is 100 किलोमीटर ड्यू साउथ ऑफ द पोर्ट O। अच्छा अब इसने जो है ना, जो अल्फा जिस डायरेक्शन में गया था वो डायरेक्शन छोड़ दिया। पार्ट सी में वो आ गया है, जो जिस डायरेक्शन में बीटा गया था 130 की बेरिंग पे, वो हमें नजर आ रहा है। और वो कह रहे हैं आइलैंड आर इज 100 किलोमीटर ड्यू साउथ ऑफ द पोर्ट O। पोर्ट O का जिक्र उसने किया हुआ था, उसके बिल्कुल नीचे है साउथ पे आर, और सी तक डिस्टेंस 100 किलोमीटर थी, हमें पता था। अरे ये क्या हुआ? ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और मुझसे पूछा जा रहा है आर फ्रॉम सी। पहले एक काम करते हैं, गिवन डाटा की बेसिस पे जो एंगल्स निकल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। 130 डिग्री का एंगल हमें पता है, तो 180 में से 130 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अच्छा अब 100 दोनों जगह है, जब दोनों साइड सेम है आइसोसेलेस होने की वजह से, तो दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। तो क्या होंगे ये एंगल्स? तो निकाल लेते हैं, x प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो 180 माइनस 50 130, 130 डिवाइड बाई 2 65। तो एंगल x हो जाएगा 65 डिग्री। ये भी 65 हो जाएगा और ये भी 65 हो जाएगा। अब मुझे पूछा क्या है, देखिएगा, बेरिंग ऑफ R फ्रॉम C। फ्रॉम के बाद जो पॉइंट है वो C है। तो पढ़ने का तरीका, C के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन CR तक। तो आइए C के नॉर्थ पे आए, तो C पे हमने प्लस का साइन बनाया और नॉर्थ लिखा। C के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन CR तक, यहां तक आना है भाई। अच्छा जी, ये बताएं क्या करें, कितना होगा ये एंगल?
तो भाई हमें ये तो पता है 180 है, ये तो पता है 180 है, ये वाला अगर पता चल जाए तो 180 में प्लस कर देंगे। तो भाई देखें पैरेलल लाइंस बन रही हैं। बेयरिंग का यही कॉन्सेप्ट सिखाया था कि पैरेलल लाइंस बनने की वजह से इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग, ज्यादातर ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। तो ये 65 है, तो भाई ये कितना होगा 65। ये हमने पहले से ट्रायंगल के एंगल्स निकाल लिए थे ना, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि जब बेयरिंग निकालने का टाइम आया तो हमें दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। तब देखें ये वर्टिकल है, ये जो नॉर्थ वाली लाइन हमने बनाई ये वर्टिकल है, जेड फॉर्म हो रहा है, ऑल्टर्ड एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये 65 है, ये भी 65 है, बोथ एंगल्स आर इक्वल। मैं रेड में भी मार्क कर देता हूं, ये भी 65 है, ये भी 65 है, और ये ऑल्टर्ड एंगल्स बन रहे हैं, लिहाजा बेयरिंग कितनी हो जाएगी 180 प्लस 65, एंड द आंसर इज 245 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मुकम्मल। बिल्कुल कर सकते हैं हमजा, बिल्कुल सही है। अगर आप, हाँ बिल्कुल सही है, सबा ने भी पिक किया, हमजा ने भी सही पिक किया कि सर अगर ये रेड में जो मैं एंगल मार्क करने जा रहा हूँ ये वाला देखें सर, अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेते 50, तो ये वाला 50 और ये वाला 65, अगर पूरे 360 में से, अगर पूरे 360 में से 50 और 65 माइनस कर दें, पूरे 300, ये 50 कैसे आया, दोनों वर्टिकल हैं तो ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वन ऑफ देम इज 130, अदर वुड बी 150, तो ये कुल मिला के 180। तो 360 में से 50 और 65 अगर माइनस कर देते तो भी आंसर आ जाता। सही है, ऑल्टरनेट तरीका भी लिख देता हूं, 360 माइनस 50 माइनस 65। भाई देखें करने के भाई बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपके दिमाग में आ जाए वो तरीका अच्छा है। तो जिस तरीके से भी आपके दिमाग में आए वो मसला नहीं है, बस काम सही होना चाहिए। खैर हर सूरत हमारा आंसर 245 डिग्री आ रहा था। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 5C की तरफ बढ़ते हैं। The diagram shows 4 towns A, B, C, D. C is 100 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ A. ये इसने कंफर्म कर दिया ड्यू ईस्ट ऑफ A लिखकर, AC is a horizontal line. ABC is 90 डिग्री, चले सही है, 90 डिग्री ट्रायंगल बन जाएगा तो या तो पाइथागोरस लगेगा या सोकाटोआ लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। एंड AB इज 70 किलोमीटर, और AB जो है वो 70 किलोमीटर है। सबसे पहले कह रहा है ए पार्ट 1 में डिस्टेंस BC निकालें, आराम से आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसमें कोई मसला भी नहीं था। पार्ट 2, द बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A, द बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A, ए पे प्लस साइन बनाना था, ए पे तो बना हुआ ही है, बस ए के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन ए बी तक, यहां से यहां तक। तो उसके लिए भाई पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा थीटा, और फिर जो आंसर आएगा दैट वुड बी 90 माइनस थीटा। सर ये थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा निकालने के लिए वी विल बी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सोकाटोआ। हमारे पास तो तीनों साइड्स हैं, साइन भी लग सकता है, कॉस भी लग सकता है, टैन भी लग सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल है और तीनों डायमेंशन है तो कुछ भी लग सकता है, और थीटा निकल जाएगा। थीटा निकलने के बाद 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो बेयरिंग आ जाएगी। ये हो गया एक का पार्ट 2, कोई मसला इसमें है नहीं, इसलिए मैं क्विकली डिस्कस कर रहा हूं। पार्ट बी, किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे शेयर कर सकता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल है और आई एम गोइंग फॉरवर्ड। पूछा मुझसे 5C ही गया था,
5 पार्ट बी, गिवन दैट डी इज ड्यू साउथ ऑफ सी। अब देखें डी जो है सी के साउथ पे है, इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन है। जब ये वर्टिकल लाइन है तो ये अज्यूम्ड है कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो बीच में 90 बनेगा। अब देखिए इसने स्पेसिफिकली बताया नहीं कि एसीडी वाला एंगल 90 है, लेकिन भाई एसी हॉरिजॉन्टल है, सीडी वर्टिकल है, तो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब मिलते हैं तो वो परपेंडिकुलर ही होते हैं ना। कोई भी हॉरिजॉन्टल कोई भी वर्टिकल जब मिलेंगे तो वो परपेंडिकुलर तो होंगे, तो इसीलिए एसीडी 90 डिग्री है। कैलकुलेट द डिस्टेंस सीडी, बहुत आसान है, ऑपोजिट निकालना है, एडजेसेंट दिया हुआ है, tan 28 इज इक्वल टू टोआ लगेगा यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट आ जाएगा, टोआ लगेगा और पार्ट बी हो जाएगा, और बच्चों से हो भी गया। चलिए पार्ट सी जिसमें मसला था उसकी तरफ बढ़ते हैं। An aircraft flies from A to B, then from B to C, then from C to D, and finally from D to A. Calculate the total distance that it flies. यार ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें है क्या? Distance AB plus distance BC plus distance CD plus distance AD. तो भाई AB डिस्टेंस पता है 70 है, BC डिस्टेंस पार्ट 1 में निकाली थी, CD डिस्टेंस पार्ट बी में निकाली थी, और AD डिस्टेंस भाई आप निकाल लें। AD डिस्टेंस निकालना कौन सा मुश्किल काम है? जब आपके पास AC है और CD है तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं AD, या अगर AD डायरेक्ट निकालना है तो हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट है, कॉस थीटा वाला लगा लें, सो का टोआ में का लगा लें, का लगाएंगे तो आपके पास AD आ जाएगा, और चारों डिस्टेंसेस को ऐड कर दें। यही तो पूछा टोटल डिस्टेंस दैट इट फ्लाइज। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में मुश्तमिल सवाल था, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। हाँ भाई पूछने वाले का सवाल क्लियर हो गया, और भी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर लिख दे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 6 का पार्ट सी पूछा गया है, क्वेश्चन 6 पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। The diagram shows two horizontal triangular fields ABC and AC. The diagram shows two horizontal triangular fields ABC and AC which are surrounded by hedges. सही है. It is given that DAB is a straight line. Let me zoom it in ताकि थोड़ा हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए. तो भाई देखें दो हॉरिजॉन्टल ट्रायंगुलर फील्ड्स हैं. ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, ये ABC के साथ DAC लिखा होना चाहिए यहाँ पर. AC तो लाइन है ना. तो डायग्राम शोज टू हॉरिजॉन्टल ट्रायंगुलर फील्ड्स ABC and DAC which are surrounded by hedges. It is given that DAB is a straight line, जो कि हमें नजर आ रहा है. तो जैसे इस तरह का ना स्ट्रेट लाइन डायग्राम पे कोई मार्किंग करें, देखें ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन की वजह से 120. 180 माइनस 60 120. अच्छा फिर AC पता है 65 मीटर है. CAB, अच्छा ये यूनिट नोट कर लिया करें किसी भी सवाल का, ताकि आगे कहीं ऐसा ना हो सेंटीमीटर मीटर में खेल ले. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कन्वर्जन भी करवाता है उसी सवाल में.
तो हमें नोट करना है कि लेंथ का यूनिट क्या है, किलोमीटर है या मीटर है या सेंटीमीटर है। तो AC 65 मीटर है, CAB है 60 और हमने उससे CAD निकाल लिया 120 और ABC 72 है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ HBC। बहुत सिंपल है, एक रेशो मुकम्मल हो रहा है लिहाजा साइन रूल लगेगा और ये हो भी गया। मुझसे पार्ट सी पूछा गया था। दो एंगल्स पता है, तीसरा एंगल वैसे तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर निकालना चाहे तो निकल सकता है। और ये एक पेयर हमारे सामने मुकम्मल है, ये पेयर पार्शल है जिसका एंगल पता है, साइड नहीं पता। साइन रूल के जरिए साइड BC आ जाएगी। तो पार्ट ए हो चुका। अच्छा, द हेज AD हैज लेंथ 84, सही नजर आ रहा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड ACD। बहुत आसान है, ACD का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन C, हाफ इंटू 84 इंटू 65 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री। इससे हमारे पास एरिया आ जाएगा। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में कह रहा है द लेंथ ऑफ हेज CD, द लेंथ ऑफ द हेज CD। तो ये भी बहुत आसान है, साइड एंगल साइड दिया हुआ है, दो साइड्स है, इंक्लूडेड एंगल है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। वी विल बी यूजिंग कोसाइन रूल। CD square is equals to 84 square plus 65 square minus 2 into 84 into 65 cos of 120। तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे, ओवरऑल वैल्यू पे आंसर आ जाएगा। तो अगर किसी ने निकाला हुआ है तो बता दे मुझे, शायद अगले पार्ट में काम हो। लेट्स सी, देखते हैं उसको, है बाद में देखते हैं। पार्ट सी पे आते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ी तो पूछ लूंगा। पार्ट सी, a vertical tree is growing at C। वर्टिकल ट्री इज ग्रोइंग एट सी। विजुअलाइज करने के लिए जो डायग्राम बना हुआ है उस पे पेन या पेंसिल रख दें। 3 डायमेंशनल थिंकिंग है, नहीं समझ आ रहा, विजुअलाइज करने के लिए पेन या पेंसिल रख दें। A vertical tree is growing at C, 3 dimensional concept। The angle of elevation of the top of the tree from A is 14। अच्छा, टॉप ऑफ द ट्री को मैं T कह देता हूं, सही है। The angle of elevation of the top of the tree from A is 14। तो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? मैंने कहा था TC is a vertical line, any line passing through C, the base of the vertical line will be perpendicular to the vertical line। क्योंकि CT वर्टिकल लाइन है तो C से गुजरने वाली हर लाइन CT के साथ 90 डिग्री ट्राइंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो मैं एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं, जरूरी तो नहीं है कि डायग्राम जैसे बना हुआ वैसे ही बनाऊं। तो थिंकिंग क्या है, ऊपर T है, नीचे C है, ये A है और ये राइट एंगल है। वो कह रहा है भाई A से जब ट्री के टॉप पे देखा तो जो एलिवेशन फॉर्म हुआ वो 14 था। तो देखें ये 14 डिग्री है, बॉटम टू टॉप। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब CT निकालना है, ये CT मुझे निकालना है और AC मुझे पता है 65 है। तो कौन सा मुश्किल काम है? C का पार्ट 1 अगर हमने करना है तो tan 14 is equals to opposite which is height upon adjacent which is 65। तो height is equals to 65 tan 14। कर लें कैलकुलेट। तो हाइट को ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में लें, 16.206 जो कि फिर राउंड ऑफ होके बन जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। अगर अगले पार्ट में कहीं हाइट का इस्तेमाल आया तो फिर 16.206 लेंगे। ये हो गया C का पार्ट 1। लेट्स मूव ऑन टू C पार्ट 2। A boy has climbed exactly halfway up the tree। ये बॉय जो है ना यहां तक पहुंचा हुआ है, सही है ना। ये बॉय यहां तक पहुंचा हुआ है, इसको कह देते हैं मिस्टर E। बॉय के लिए मैं बी इस्तेमाल कर देता अगर बी ऑलरेडी यहाँ ना होता,
तो मैंने बी को बॉय को मैंने कह दिया ई। A boy has climbed exactly halfway up the tree. Calculate the angle of depression of D when viewed by the boy. अब जरा सोचिएगा करना क्या है। एग्जामिनर ने बोला कि हाफ वे अप द ट्री बॉय चढ़ा हुआ है, ई पे जो है वो बॉय मौजूद है, और डिप्रेशन का एंगल मांगा है कहां, किस वाले पॉइंट का, जब बॉय पॉइंट डी पे देखेगा तब, ये वाला एंगल मांगा है। तो मुझे पहले बताइए ईसीडी कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ईसीडी, because EC is a vertical line, any line passing through C will be perpendicular to EC। जैसे TC वर्टिकल लाइन थी वैसे EC भी तो वर्टिकल है, बस हाफ का फर्क है। इसका मतलब एक नया राइट एंगल ट्राइंगल वजूद में आएगा और जिसका नाम होगा ECD। टॉप वाला पॉइंट है E, ये बॉटम वाला पॉइंट है C, और ये वाला पॉइंट है D, और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा ECD राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या मुझे EC पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। 16.206 जो ऊपर आया था, 16.2 नहीं लेना, 16.206 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 8.103, 8.103, ये हमारी आ गई हाइट EC की। अच्छा फिर मुझे कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालो, तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन तो टॉप टू बॉटम होता है, ये वाला निकालना है, ये निकालना है थीटा। तो मैंने आपको सिखाया था कि E से D की तरफ देखा जाए तो डिप्रेशन, और D से E तक देखा जाए तो एलिवेशन, और ये दोनों एंगल सेम होते हैं, लिहाजा ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें ये वाला निकालना है। तो डिप्रेशन निकालना हो या एलिवेशन निकालना हो, हर सूरत एलिवेशन ही निकालना होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एंड पैरेलल लाइंस। इसका मतलब मुझे ये D वाला एंगल निकालना है। अब हमारे पास ट्राइंगल में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल है। EC पता है, CD हमने ऊपर वाले पार्ट 2 में निकाला था, मैंने आपको याद है कहा था CD हमें पता होना चाहिए, आगे इस्तेमाल होगा। तो अब देख लें, निकाल लें। मुझे बताएं एग्जैक्ट CD क्या आ रहा था, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू बताएं। मैंने भी निकाल ली वैसे। 129.38 नहीं 39, देखो सबा 128 129.387 आ रहा है मेरे पास, तो 39 हो जाएगा ना, 129.39, 387 राउंड ऑफ अगर 5 में करेंगे तो 39 हो जाएगा। हमारे पास ऑपोजिट है, एडजेसेंट है, हमें एंगल निकालना है। हमने कहा tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 8.103 अपॉन एडजेसेंट विच इज 129.39। शायद आंसर भी इतना फर्क ना पड़ा हो आपका, लेकिन बहरहाल असल वैल्यू 129.39 है। 8.103 डिवाइड बाय 129.39, tan इनवर्स आंसर 3. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जो भी वैल्यू है, एंड दैट द आंसर वुड बी 3.6 डिग्री। वैसे थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी दिखा दीजिएगा, 3.583 3 डेसिमल, लेकिन फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस। सर ये तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बेटा एंगल इन डिग्री को सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से नहीं, डेसिमल प्लेस के हिसाब से देते हैं। 3.6 डिग्री 1 डेसिमल प्लेस में हमारा आंसर आ जाएगा। एंगल इन डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हाँ बेटा क्लियर हो गया। अच्छा देखिए 6 से मैं गुजर रहा था, मैंने कहा 7 भी साथ साथ देख लूं। अब एक ही मार्क का सवाल है। अ मैन एट द टॉप ऑफ वर्टिकल क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट सी। बंदा यहाँ है, बोट को देख रहा है,
डिप्रेशन का एंगल स्टेट करना है, स्टेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। नॉर्मल गलती मैंने बताई थी समझाते हुए भी कि बच्चे 58 डिग्री आंसर के तौर पे देते हैं क्योंकि टॉप टू बॉटम इज डिप्रेशन, तो 58 लिख देते हैं। बट वी नीड टू रिमेंबर दैट they are always formed with the horizontal, therefore we have to find this wala angle, and this can be found by subtracting 58 from 90, and then the answer would be 32 degree. तो state the angle of depression बोला था, it would be 32 degree। 1 मार्क क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस कर दिया, ऑल्दो आप सबने कर लिया होगा, पर फिर भी मैंने इसको ऐसे ही जो है वो समझा दी। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 का सवाल है विदाउट कैलकुलेटर। द डायग्राम शोज 3 पॉइंट्स A, B and C, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। कोई मसला ही नहीं है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ BC आ जाएगी। तो क्या आएगा भाई, x2 माइनस x1, 6 माइनस माइनस 2, 6 प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा मैं एक बात करना चाह रहा था, अभी मैंने जो वर्कशॉप ली थी, ट्रेनिंग ली थी, उसमें उसने कहा था एग्जामिनर ने, इट इज बेटर दैट द स्टूडेंट्स राइट फॉर्मूला बिफोर अप्लाइंग। तो अगर एप्लीकेशन करेक्ट है तो फिर तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, चाहे फॉर्मूला लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन अगर इनकरेक्ट एप्लीकेशन हो जाती है तो करेक्ट फॉर्मूला की सूरत में मेथड का मार्क्स मिल सकता है। तो इट इज बेटर दैट द स्टूडेंट्स राइट द फॉर्मूला बिफोर अप्लाइंग। तो आप पहले फॉर्मूला लिख दें, वो ज्यादा बेहतर है, या अगर आपकी बहुत पक्के हैं इसको लगाने में तो फिर आप डायरेक्ट कर लें, बहरहाल आपकी मर्जी है, सेफ साइड पे फॉर्मूला लिख दें, बेहतर है। तो 6 माइनस माइनस 2, 6 प्लस 2 हो गया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आंसर आ गया 10। तो BC की लेंथ आ गई 10 यूनिट्स, सेंटीमीटर तो लिखा हुआ नहीं है तो मैंने BC लिख दिया 10। Let's move on to part B. Find the area of triangle ABC. हैरत की बात है यार, मैंने कहा मेरे पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है, पेपर 1 का सवाल है, एरिया ऑफ ABC कैसे निकालें। अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है और कोई उस ट्रायंगल में कोई एक लाइन ऐसी है जो या तो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, तो हम एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए मैं कुछ समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये एक ट्रायंगल बना दिया, हॉरिजॉन्टल उसकी लाइन है और फिर एक लाइन है, और ये ज्वाइन हुआ हुआ है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब ट्रायंगल ABC है, सही है। अब मुझे कह रहा है कोई ABC का एरिया निकालो, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस में किसको लूंगा, बेस में BC को लूंगा। हाइट कैसे आएगी भाई, याद रखें हाइट और बेस परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन ड्रॉप करूंगा, बेस को मैं एक्सटेंड करूंगा, बेस में BC लूंगा, लेकिन बेस को एक्सटेंड करने का मकसद ये है कि ताकि हम ये बात डिटरमिन कर सकें कि बेस और हाइट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो इमेजिनरी मैंने A से X तक लाइन बनाई, दिस विल बी द हाइट, तो हाइट होगी AX। तो या तो इस तरह का सिनेरियो हो जो मैंने एग्जांपल में आपके सामने रखा कि एक हॉरिजॉन्टल है और डॉटेड लाइन ड्रॉप की, या फिर यही सवाल भी वही है कि अगर इस सवाल में मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं तो देखें ये परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट यहां भी आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बस घुमा हुआ। एग्जामिनेशन में सवाल दोनों आए हुए हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन 12 जो किसी ने बोला था, तो 12 में यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ घुमा हुआ ट्रायंगल है, बिल्कुल सही। इस तरह का फिगर है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। तो अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है
तो हाफ ए बी साइन सी से एरिया निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि ये तो पेपर 1 का सवाल है और कैलकुलेटर हमारे पास है नहीं, तो फिर कैसे निकालें? अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर तलकीन करूंगा कि भाई पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले रेफरेंस देख लिया करें एक दफा कि पेपर 1 का है या पेपर 2 का, एंड अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया करें, ताकि कभी ऐसा ना हो कि पेपर 1 वाले सवाल में आप कैलकुलेटर उठा बैठें, क्योंकि फिर एग्जाम में आपको मसला होगा। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, पेपर 1 का सवाल है और हाफ ए बी साइन सी नहीं लग सकता, तो फिर देखें क्या उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से क्या कोई साइड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। अगर हाँ, कोई भी एक साइड या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला बचपन में स्कूलों में पढ़ाया गया था वो अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने कहा कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसमें एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस बना दिया, इमेजिनरी लाइन बनाई और उसको हाइट कह दिया। बिल्कुल इसी तरह ये जो ट्रायंगल एबीसी आपके सामने है, इसमें एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो इसको बेस कहा था, यहाँ वर्टिकल लाइन है तो इसको बेस कहेंगे। अगर नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, तो जो भी साइड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उसको बेस का नाम देंगे और उससे इमेजिनरी लाइन बनाएंगे और हाइट इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो इस हिसाब से ए भी हमारा बेस हो गया। सर ये बेस कैसे निकलेगा? तो यार ये तो बड़ा मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान है कि यूनिट्स हमें दिए हुए 2 से लेकर 7 तक। सर ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? तो शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस किया हो कि अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी हो तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स, चेंज इन एक्स तो है ही नहीं ना, वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट्स या डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। नोट, नो नीड टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तब यूज होता है जब x का चेंज भी हो और y का भी चेंज हो। यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहे तो लगाए, मना नहीं है, लेकिन आप खुद नोटिस करेंगे कि एक जगह 0 चेंज आएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिला वजह लंबी करना होगा। लिहाजा जब वर्टिकल डिस्टेंस हो सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लें, चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स कर लें या डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स कर लें। डिफरेंस मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट है, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें वर्टिकल डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस डायरेक्ट निकल सकती है। वर्टिकल कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस एक जगह 2 है, एक जगह 7 है, द बेस इज 5, तो ए भी आ गया 5। द हाइट कैसे आएगी? तो भाई बेस से परपेंडिकुलर होती है हाइट, तो इमेजिनरी लाइन बनाइए। अब जरा काउंट करें कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। You can count. This is the height. If this is the base, the vertical line is the base, the horizontal line will be the height. Can we count this? How many? 1 2 3 4 5 6 7 8. We can count, or we can see that -2 से 6 तक आ रहे हैं, -2 से 6 तक आ रहे हैं, -2 से 0 तक आए 2 डिस्टेंस कवर, 0 से 6 तक आए 6 डिस्टेंस कवर्ड, 2 + 6 is 8. So let me name this point x. तो मैंने कहा xc is equals to 8. If I have to find the area, area is equals to half into base into height. Base is 5, height is 8. 8 5 is 40, 40 upon 2 is 20. पहले मुझे बताएं यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? एरिया निकालने के लिए मैंने बहुत जान मारी, बहुत डिटेल में बताया कि क्लियर हो जाए। मुझे बताएं किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? सही है बेटा, परफेक्ट, फीडबैक मिल गया मुझे।
पार्ट सी की जाने बढ़ रहे हैं। पार्ट ए क्लियर, पार्ट बी क्लियर। पार्ट सी, द वैल्यू ऑफ साइन एबीसी। याद करें लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्लेनेशन वाइंड अप की थी, आखिरी एस्पेक्ट पढ़ा था ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो आइए दोबारा देखते हैं सवाल को प्रैक्टिकल सवाल में। साइन एबीसी, एंगल एबीसी नहीं चाहिए, साइन ऑफ एबीसी चाहिए। एंगल एबीसी, एबीसी एंगल है, साइन एबीसी वैल्यू है, लिहाजा एग्जामिनर ने एंगल नहीं मांगा, एग्जामिनर ने वैल्यू मांगी है। वैल्यू और एंगल में लास्ट क्लास में डिफरेंस क्रिएट किया था एक्सप्लेनेशन में। द वैल्यू ऑफ साइन एबीसी, अरे सर ये एबीसी तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं ये साइन एबीसी निकालूंगा कैसे? उसके लिए तो मुझे एबीसी निकालना पड़ेगा। तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था कि अगर एबीसी वाला एंगल ऑब्ट्यूज है और साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, तो आप यकीनन देखेंगे कनेक्शन में एक एक्यूट एंगल मौजूद होगा। तो आप साइन ऑफ ऑब्ट्यूज निकालने से पहले साइन ऑफ एक्यूट एंगल निकाल लें और उसके बाद आप वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें जो आपको सिखाया गया कि साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्यूट एंगल। लेकिन अगर कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल पूछा होता तो कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज माइनस टाइम्स कॉस ऑफ एक्यूट एंगल, लेकिन यहाँ तो कॉस नहीं पूछा, यहाँ तो साइन पूछा है। तो भाई अगर एबीसी निकालना है तो कनेक्शन वाला एंगल थीटा जो है, लेट सपोज ये वाला एंगल जो है थीटा है, ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, हमें साइन 180 माइनस थीटा पूछा जा रहा है, तो मैं साइन ऑफ एक्यूट एंगल क्यों ना निकाल लूं? इसका मतलब साइन थीटा निकालना है, तो साइन 180 माइनस थीटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई ऑपोजिट क्या है, थीटा के सामने ऑपोजिट क्या है, 8 यूनिट्स। हाइपोटेनस क्या है, 10 यूनिट्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज 8 अपॉन 10 विच इज 4 अपॉन 5। क्योंकि साइन ऑफ एन एक्यूट एंगल 4 अपॉन 5 है, तो साइन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि साइन ऑफ एबीसी will also be positive 4 upon 5. There will be no difference between sine of acute angle and sine of obtuse angle as both of them are positive. तो यहाँ बेसिकली हमने क्या किया, इमेजिनरी ट्राइंगल बनाया, उसके बाद हमने काम किया। अगर ये डायरेक्ट पार्ट सी होता, पार्ट ए और पार्ट बी ना होते, तो हम इमेजिनरी ट्राइंगल खुद से बनाते और यही काम करते जो हमने किया था। पीछे अगर -4/5 लिखा हुआ है, मुझे याद आ गया ये बुक के पीछे मिसप्रिंट है, इसको आप कैंसिल कर दें। पीछे -4/5 बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्चुअली भी, तो प्लीज उसको करेक्ट कर दें, 4/5 कर दें। सही है, पीछे 4/5 कर दें, मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। इसके अलावा कोई इशू किसी को? क्लियर हो गया सवाल? कॉपी नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम लिमिटेड है, आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक क्वेश्चन 12 हो जाएगा, उसी पे बेस करता है। क्वेश्चन 13 की जाने बढ़ते हैं, 13 का पार्ट सी। चले 13 पार्ट सी करने से पहले 13 पूरा ही कर लेते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। पेपर 1 का सवाल है, बेयरिंग पे बेस करता है, एंगल्स की बात हो रही है। पढ़ते हैं सवाल। P, Q and R are three towns. Q is equidistant from P and R. सही है भाई, Q is equidistant from P and R, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो इसके सामने अगर 57 है तो इसके सामने भी 57 होगा। लिहाजा ये हम मार्क कर देते हैं एंगल, ये 57 है तो ये भी 57 है। सवाल पढ़ते जाएं, डायग्राम पे कुछ लिखते जाएं, ये हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं। आइसोसेलेस का लफ्ज पढ़ा या इक्विडिस्टेंट का लफ्ज पढ़ा, एंगल सेम हो गए, 180 में से दोनों एंगल्स माइनस कर दें, आपके पास एंगल आ गया 66 डिग्री।
तो 180 माइनस 57 माइनस 57, द आंसर इज 66। अच्छा जी, एंगल आ गए। अब क्या किया जाए? तो ए पार्ट 1 में पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल आर पी क्यू, तो मसला ही नहीं है। आर पी क्यू एक्यूट हमें पता है, तो आर पी क्यू एक्यूट या ऑब्ट्यूज अगर पता हो तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से माइनस, तो ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये पूरा पूछा जा रहा है। ये वाला एक्यूट है और बाहर वाला जो है वो रिफ्लेक्स है। आर पी क्यू, याद रखें एंगल हमेशा बीच में होता है, पी वाला एंगल पूछा है, आर पी क्यू। तो क्या आएगा भाई? बहुत आसान था, हो भी गया था। भारत ने पूरा ही सवाल कवर कर रहा हूं। 360 माइनस 57, 303 डिग्री। सही है जी, ये हमारा आंसर आ गया 303। ए पार्ट 1 डन। पार्ट 2 एक्यूट एंगल पी क्यू आर, जबरदस्त, ये हमने पहले ही निकाल लिया। एक्यूट एंगल पी क्यू आर पहले ही निकाल लिया। 180 में से हमने 57 को 2 दफा मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 66। पार्ट बी, द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, फ्रॉम आर है, फ्रॉम आर है, इसका मतलब प्लस का साइन आर पे बनेगा। आधा बना हुआ है, पूरा बना ले। मैंने पहले भी कहा था पूरा बनाने से फायदे हासिल होते हैं, पूरा बना ले। हो सकता है फायदा ना भी हो, लेकिन आदत के मुताबिक पूरा बना ले। तो आर के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन पी क्यू तक, आर क्यू तक, आर के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन आर क्यू तक। तो भाई डायरेक्ट तरीका बता दूं, ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, पैरेलल है, लिहाजा ये वाला एंगल आ जाएगा 18 नहीं 12, 180 माइनस 168 कितना हो गया? 12। ये वाला एंगल हो गया 12। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखें, यहाँ पर ऑल्टरनेट लगाते थोड़ा लंबा हो जाता, लग तो जाता, थोड़ी मुश्किल हो जाती। अगर मैं इसको वर्टिकल को एक्सटेंड करता तो मेरा काम हो जाता ऑल्टरनेट से भी, लेकिन यहाँ पर बेहतर है कि मैं पिक कर लूँ कि भाई ये जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। नहीं पिक कर रहा तो इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंडेड स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, 180 माइनस 168 करूंगा तो ये 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, तो ऑल्टरनेट भी लग ही रहा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। चलो मैं इसको एक्सटेंड किया मैंने, तो ये स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, ये 12 हो गया और उससे ये 12 आ गया, तो ये भी कर सकते थे। अच्छा ये पूरा वाला एंगल जो है 66 था, हमें पता है। तो बाकी जो हिस्सा अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? पूरा 66 है, तो ये वाला हिस्सा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 54। ये भी शायद काम आ जाएगा, तो हम देख लेंगे। बहरहाल ये 12 आ गया और मैंने जो है 360 में से 12 को माइनस कर दिया, तो 348 डिग्री आ गया। द बेयरिंग इज 348 डिग्री। आंसर्स पहले चैट बॉक्स पे आ गए थे, हमने भी सॉल्व कर लिया। अच्छा पार्ट सी, द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी, क्यू फ्रॉम पी, पी पे प्लस का साइन बनाएं, पी के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी क्यू तक, ये चाहिए भाई, ये वाला एंगल चाहिए। तो यार ये तो आ गया ना, देखिए 66 था, 66 जब मैंने इस वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड किया, प्लस का साइन मुकम्मल करने के लिए वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड किया, तो ये 12 हो गया। 66 का एक हिस्सा 12 है, दूसरा हिस्सा 54 हो गया। अब देखें ये दो वर्टिकल पैरेलल बना रही हैं, लिहाजा ये ऑल्टर्नेट एंगल्स बनेंगे। हैंड देखें, लिहाजा अगर ये वाला एंगल 54 है तो ये वाला एंगल भी 54 डिग्री का होगा, क्योंकि ये बेयरिंग है तो 3 डिग्री बेहतर, 3 डिजिट बेहतर होता है। इट इज 054 डिग्री। पीछे इसका आंसर अगर 54 नहीं है, गड़बड़। 360 माइनस 54 हो नहीं सकता। ये क्या खुल गया? पीछे इसका आंसर 360 माइनस 54 है। पता है क्या हो गया? मैं तुम्हें बताता हूँ। पीछे ने Q फ्रॉम P दे दिया, नहीं एक मिनट, क्या किया होगा इसने बेवकूफ ने?
Q फ्रॉम P ना, Q फ्रॉम P, P के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन P तक, इस पे कोई डाउट नहीं है भाई, पीछे आंसर को करेक्ट कर ले, पागल है वो, दिमाग खराब है बुक बनाने वाले का। आंसर 54 होगा। बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P, P के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में PQ तक एक्यूट एंगल बन रहा है भाई, रिफ्लेक्स थोड़ी बन रहा है यार, क्या हो गया, सही है, करेक्शन कर लें, आंसर 054 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मुकम्मल हो गया। देखते हैं अगर आगे टाइम पे से हो चुका है। चलिए 14 छोटा है, कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं। The diagram shows a lighthouse L and two ports P and Q. Q is due east of L, मतलब horizontal line है, and PLQ is 80. P and Q are each 10 kilometer from L. P and Q are 10 kilometer from L. Isosceles triangle. Both the angles opposite to the sides, opposite to the given side will be same. तो ये 80 है, 180 माइनस 80 करेंगे 100 आ जाएगा, ये आ जाएंगे 50 50। LQP, very simple, 50 degree. Bearing of Q from P, Q from P, from के बाद वाला पॉइंट बड़ा मायने रखता है, बनाए P पे प्लस का साइन, P पे प्लस का साइन बना लें। तो ये पूरा एंगल तो मुझे पता है 50 है, अभी मैंने मिटाया ताकि हमें थोड़ा क्लैरिटी नजर आए, पूरा एंगल में जानता हूँ 50 है। अच्छा देखें ये पूरा 50 था। द बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P, P के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन PQ तक, ये वाला निकालना है। कैसे निकाले भाई, देखें ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ये 50 है, ये कितना हो जाएगा, पहले उसने पहले पार्ट में निकलवाया भी, यही वाला एंगल है LQP, ये 50 है, ये कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से 50 हो जाएगा, और ये 90 होता है, 90 माइनस 50 डिग्री, ये हो जाएगा 040 डिग्री, तो ये वाला एंगल 40 हो गया। अच्छा ये वाला कितना आ जाएगा, ये पूरा 50 था ना, तो ये वाला हो जाएगा 10 डिग्री। पूछ रहा बेयरिंग ऑफ L फ्रॉम P, तो P के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रेड से मार्किंग करता हूं, P के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन PL तक, P के नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन PL तक, कितना हो गया भाई, क्योंकि ये पूरा 50 था, 50 में से 40 माइनस किया, ये 10 आ गया, तो 360 में से 10 माइनस कर दें भाई, कौन सा मुश्किल है, या फिर Z बन रहा था, ये 80 बन जाता, तो 270 प्लस 80 कर लें, 270 प्लस 80 कर लें, या 360 में से 10 को माइनस कर लें, दोनों सूरतों में आंसर 350 डिग्री का आएगा। तो मेरे ख्याल से सवाल बहुत सिंपल था, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज थी नहीं। भारत जिसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 14 उसका क्लियर है। तो लिखने स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, 15 भी कर लेते हैं हाथों हाथ, 15 तक आगे फाइनल कर लेते हैं, बाकी सवाल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर 15 के बाद किसी ने मसले उठाए थे, 15 के बाद 2-3 सवाल और थे, 17 18 19 जिसमें मसले थे, वो दोबारा रिव्यू करें, हो सकता है वो मसले आप खुद सॉल्व कर पाए आज की एक्सप्लेनेशन के बाद, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मुझे दोबारा बता दीजिएगा ये सवाल। आज हम भारत 15 तक चले कर लेते हैं। The diagram 1 shows a device for measuring angles in a vertical plane. थोड़ा मुख्तलिफ सवाल है डायग्राम का, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कम है और ये दूसरा जनरल सोचने का सवाल ज्यादा है। Diagram 1 shows a device for measuring angles in a vertical plane.
डायग्राम 2 shows the device being used by a surveyor. अब देखिएगा आप, ये डायग्राम है और इसमें ये हमारा जो है क्वाड्रेंट बना हुआ है 90 डिग्री। तो जब डायग्राम 1 shows a device for measuring angles in a vertical plane, अभी इस डिवाइस को इस्तेमाल नहीं किया गया, ये सिर्फ डायग्राम 1 बता रहा है कि है कैसा वो। तो आप देखें प्लम लाइन जो है 0 पे है। जब ये डायग्राम यूज नहीं किया गया तो प्लम लाइन किस पे है? 0 पे है। डायग्राम 2 shows the device being used by a surveyor. यूज किया गया तो प्लम लाइन 0 से, अब हुआ क्या देखें, ये सिनेरियो था ना, ये पूरा पार्ट जो है वो रोटेट हुआ, पूरा साथ हुआ। तो नीचे वाला ये वाली लाइन थी वर्टिकल लाइन, ये भी 30 डिग्री घूमी और हॉरिजॉन्टल वाली भी 30 डिग्री घूमी, यूं घुमा सिनेरियो। ये सिनेरियो था 90 डिग्री पे एक लाइन थी और एक 0 पे थी प्लम लाइन पे। जब घूमा तो पूरा साथ घूमा। तो देखें ये प्लम लाइन क्या दिखा रही है, इतना घूमा 30 डिग्री घूमा, 0 से 30 पे आ गया। तो जब ये 30 डिग्री घूम गया, वर्टिकल से चेंज होके 30 डिग्री घूमा, तो भाई ये जो पहले हॉरिजॉन्टल मौजूद था, हॉरिजॉन्टल से यहां पर आ गया। ये वाली लाइन जो यहां थी ना, मैं रेड से मार्क करता हूं, जो चीज ये थी ये यहां चली गई, और जो चीज ब्लू से मार्क करता हूं, जो चीज ये थी वो यहां आ गई। तो ये वाली लाइन तो 30 डिग्री घूमी, ये आया, ये रोटेट हुआ 30 डिग्री। तो भाई ये वाली लाइन भी तो 30 डिग्री घूमी होगी ना यार। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, तो ये x कितना होगा? 30 डिग्री। x इज इक्वल टू 30 डिग्री। कॉमन सेंस वाला सवाल था। पार्ट बी, द सर्वेयर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल फ्लैगपोल। वर्टिकल फ्लैगपोल है, सवाल को सिनेरियो को विजुअलाइज करें। वर्टिकल फ्लैगपोल है, ये वर्टिकल फ्लैगपोल है। द सर्वेयर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल फ्लैगपोल। लेकिन बंदा सर्वेयर यहां खड़ा हुआ है, देखेंगे तो सर्वेयर का आई लेवल ऊपर होगा। हिज आई लेवल इज 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये बेस है उसका सर्वेयर का, और ये उसके आई लेवल है, ई से नोट किया। कितना ऊपर है? 1.8 मीटर ऊपर है। और ये सर्वेयर जो है वर्टिकल फ्लैगपोल से कितना दूर खड़ा है? 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है। ये वर्टिकल फ्लैगपोल है। A surveyor stands on horizontal ground 50 meter from the vertical flagpole. His eye level is 1.8 meter above the ground. एक काम करते हैं, ये इसको G कह देते हैं ग्राउंड, और इसको कह देते हैं बेस ऑफ द फ्लैगपोल। Using a scale of 1 centimeter to 5 meter, make an accurate scale drawing. अभी हमने ड्राइंग तो सीखी नहीं है, बहरहाल आपको यकीनन आपने जूनियर क्लासेस में सीखी होगी, बल्कि स्कूल में ही पढ़ा होगा। तो ड्राइंग करना बहुत आसान है वैसे तो। क्या करेंगे? उसने कहा 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर, इसका मतलब ये 50 मीटर के लिए हम 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। स्केल लें, 10 सेंटीमीटर की लाइन बना दें, और हाइट ऑफ द फ्लैगपोल कितनी है पता है? हाइट ऑफ द फ्लैगपोल नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखें, आई लेवल से वर्टिकल फ्लैगपोल का टॉप, ये बॉटम ये टॉप, कितना डिग्री मेजर किया था हमने? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री मेजर कर लें। तब अभी आप ड्राइंग से बेशक सॉल्व ना करें, या करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि पहले हम बेस बनाएंगे जीबी, 10 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। फिर 1.8 मीटर कितना बनेगा भाई? 0.36 सेंटीमीटर। 5 मीटर 1 सेंटीमीटर होता है, 1.8 मीटर हो जाएगा 0.36 सेंटीमीटर। मेजर करेंगे, ईजी आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर। वर्टिकल बनाएंगे, बिल्कुल 90 डिग्री है ये।
तो EG बन गया, G भी बन गया, तो आपका आधा डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर आपने जितनी लाइन ये थी 10 सेंटीमीटर उतनी हॉरिजॉन्टली बनाई, आपका रेक्टेंगल बन गया। फिर आपने यहाँ पर D रखा, कंपास नहीं प्रोट्रैक्टर, और 90 डिग्री 30 डिग्री मेजर किया। 30 डिग्री मेजर करेंगे और फिर आप इस वाली डॉटेड लाइन को वर्टिकली एक्सटेंड करेंगे, 30 डिग्री मेजर करके एक्सटेंड करेंगे, कहीं मिल जाएंगे। वर्टिकल लाइन एक्सटेंशन, 30 डिग्री बना के एक्सटेंशन, दे विल मीट एट अ पॉइंट एंड दैट विल बी द टॉप ऑफ द ट्री। डायग्राम मुकम्मल हो गया। डायग्राम के बाद मेजरमेंट कर सकते हैं। सर अगर बगैर मेजरमेंट के करना होता, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करनी होती तो कैसे करते? तो आइए देखें। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगपोल। हाइट यहां से लेकर यहां तक पूरी है, तो यार ये वाला 1.8 है। अच्छा, हाइट ऑफ द फ्लैगपोल का मतलब एक्चुअल हाइट। हाँ, अगर मैं डायग्राम बना के करूंगा ना तो मेरे पास तो सेंटीमीटर में आएगा, फिर उसको सेंटीमीटर से मैं मीटर में कन्वर्ट मारूंगा यूजिंग द स्केल। तो अभी जो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं तो डायरेक्ट मीटर में ही आंसर आएगा। तो हाइट निकालनी है, तो इसका मतलब आई हैव टू फाइंड, ये पॉइंट में x कह देता हूं। तो यहाँ हाइट का मतलब क्या है? हाइट इज इक्वल टू bx प्लस xt। क्या हमें bx पता है? बिल्कुल पता है, ये 1.8 है तो इसके सामने ये भी 1.8 होगा, तो bx हो गया 1.8 मीटर। अच्छा, xt निकालना है। सर xt कैसे निकाला जाए? बेटा g भी 50 है तो ex भी 50 हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो वी विल बी कंसिडरिंग ट्रायंगल EXT। ट्रायंगल EXT में सो का टोआ लगेगा। कौन सा लगेगा? टू बी वेरी प्रिसाइज, टोआ लगेगा। tan 30 is equals to xt अपॉन 50। tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लगेगा, xt आ जाएगा। And once xt is found, we can add bx and xt together to find the answer. bx is 1.8, xt will be found using trigonometric ratios, TOA, and then we will add both together to find the height of the flagpole using trigonometry. Without drawing अगर आ जाता तो इस तरह करते। ड्राइंग का भी आइडिया मैंने दे दिया, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। मुझे बताएं, क्लैरिटी आ गई चीजों में? कोई मसला तो नहीं है लेक्चर 15 में? शेयर फीडबैक क्विकली, जल्दी जल्दी शेयर करें। किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है? क्लियर? चलें, जबरदस्त। क्वेश्चन 15 तक वाइंड अप कर लिया। आगे के सवाल जो पूछे गए थे दोबारा से ट्राई कीजिएगा। कोई मसला दोबारा आए मुझे नेक्स्ट क्लास में नई लिस्ट बताइएगा। बस ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भरपूर करें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जहाँ तक मेरे इल्म में है ये तकरीबन 72 तक हैं क्वेश्चन। बस आपने लाइन लगा देनी है, आपने एक के बाद दीगरे, one after the other you have to attempt many questions and you can attempt as many as you want, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।